आवाज आ रही है? जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय 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 भीम। सबसे पहले मैं जो इतना समय निकाल करके बाबा जी की जयंती पर आए हैं, जैसे टी.आर. आज़ाद साहब, थापा साहब, प्रिंसिपल साहब जिन्होंने ये पूरा आयोजन किया है, और डॉक्टर साहब जिन्होंने बुद्ध की यानी कि जहाँ पे प्रार्थना कराई है, प्रिंसिपल सैलोराम साहब, बाकी सभी के तो मैं नाम लूँगा तो काफ़ी समय चला जाएगा। आए हुए सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आकर के बाबा जी के जन्मदिन की रौनक को बढ़ाया। बाकी मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम जहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जो कि पहले महान हैं, जिन्होंने हमारा ये जो देश है यहाँ पे इन्होंने संविधान बनाया। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, लेकिन हम आज का जो दिन मना रहे हैं, आज 11 अप्रैल है। आज जो है महात्मा ज्योतिबाई फूले का जन्मदिन है। मैं आप सबको इनकी भी मुबारकबाद देता हूं। सबसे पहले बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया और हम इनके लिए क्या कर रहे हैं। बहुत दुख होता है कई बार देख करके कि हमारे बीच में, हमारे समाज में जो पैदा हुए, जिन्होंने पूरे देश का संविधान लिखा और संविधान में हमें समानता दी, सभी जातियों को, मैं नहीं बोलता हूं कि सिर्फ हमारी ही जाति को, सभी को एक समान किया कि हमारा देश जो है बहुत उपलब्धियों में जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि बाबा साहब ने ये जो आपके सामने ये हाथ में पकड़ा हुआ है, ये एक नॉर्मल किताब नहीं है, ये बाबा साहब का संविधान है। इसको लिखने में बाबा साहब को 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। कितने? 2 साल 11 महीने 17 दिन में ये संविधान लिखा। मात्र 13 दिन कम है 3 साल में। इतना समय इस संविधान को लिखने में लगा, लेकिन मुझे आज दुख है कि शायद आप सब जानते होंगे कि इस संविधान का क्या हो रहा है। हमारी मेन ड्यूटी है इस संविधान को बचाना। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि बाबा साहब ने जो हमें दिया है उसको हम संभाल करके रखें। बाकी बाबा साहब जो है फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले मिनिस्टर यानी कि लॉ बने, फर्स्ट, कोई इनके आगे नहीं था, लेकिन हम सब भूल गए हैं। इतना काम करने के बावजूद भी अगर हम बाबा साहब को याद नहीं रखते हैं तो बहुत ही मुश्किल है। बाकी इनके साथ ही महात्मा ज्योतिबाई फूले है। आप इनकी भी अगर कथा सुनोगे बहुत समय लगता है। जो इनकी धर्म पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, उन्होंने हमें क्या दिया वो कोई नहीं दे सकता। सावित्रीबाई फूले ने सबसे पहले हमें पढ़ने का अधिकार दिया,
ये जो मातृशक्ति हमारी बैठी हुई है, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। उनके ऊपर कितने जुल्म उठाए गए वो आपको टी.आर. आजाद साहब ने विस्तार से बताया है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो कई बार हम बावुल हो जाते हैं, आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरी आपसे फिर से अपील है कि सावित्री बाई फुले की बुक जो है अपनी बेटियों को पढ़ाएं, और बाबा साहब की बुक जो है वो अपने बेटों को पढ़ाएं। अगर आपके घर में ये दोनों बुकें होंगी, अगर किसी परिवार ने इनको पूरे से पढ़ लिया, वो परिवार पीछे नहीं रह सकता। मैं आपके सामने एक मिसाल हूं। मैं छोटा सा फौज में सिपाही था, तो आज हम बाबा साहब की देन से कारपोरेटर हैं, और कारपोरेटर सिर्फ बाबा साहब की देन है। मैं कारपोरेटर नहीं बन सकता, आप में से कोई भी नहीं बन सकता। ये बाबा साहब की देन है, हमें इनको याद रखना है। बाकी रमाबाई ने क्या किया, बाबा साहब कहां कहां पढ़ने के लिए गए, फॉरेन कंट्री में। वो गोबर के जो क्या बोलते हैं, शायद सभी नहीं जानते होंगे, जो बच्चे हैं वो नहीं आजकल जानते, उनको टकले बोलते हैं, टकले डोगरी में। वो क्या करती थी, गोबर के वो बना करके उनको बिक्री करती थी। एक बार मैंने पढ़ा है बुक में कि बाबा साहब को कहीं पैसे की जरूरत पड़ गई, और जब उन्होंने एक लेटर लिखा तो माता जी की बेटी जो है बहुत बीमार थी, जिनको वो देती थी अपना गुजारा चलाने के लिए। जब वो उनके पास पैसे के लिए गई और पैसे ला रही थी, इतनी देर में डाकिये ने उनको क्या किया, लेटर दे दिया। जब उसने लेटर को पढ़ा, बाबा साहब को तो बहुत जरूरत थी पैसे की, तो क्या हुआ, उन्होंने वो पैसे कहां भेज दिए, बाबा साहब को, और बेटी क्या है वो पूरी हो गई, वो भगवान को अर्पण हो गई। लेकिन उसकी कठोरता को देखो कि जो मां अपनी बच्ची के लिए बलिदान दे सकती है, उन्होंने क्या क्या किया होगा। बाकी इसी प्रकार से बाबा साहब ने, ज्योतिबा फुले ने, रमाबाई ने कितना काम किया है हम नहीं जानते। जो बुक्स को पढ़ेंगे उनको थोड़ा सा ज्ञान होगा कि बाबा साहब ने क्या किया है, ज्योतिबा फुले ने क्या किया है, महात्मा जी ने क्या काम किया है। महात्मा को पता है आपको, एक बार उनके पिता ने, जब दुनिया के ऊपर अत्याचार होते ना किसी के भी ऊपर भी, तो वो बुजुर्ग तंग हो जाते हैं। जब वो उनकी पत्नी जो है स्कूल खोलती थी, पढ़ाने के लिए जाती, वो बोलती मैं ये काम करके रहूंगी। लेकिन जब वो तंग हो गए, उनके पिता ने उनको घर से निकाल दिया, और उन्होंने जाकर के किराए पे मकान लिया, और उन्होंने उनकी बहुत सहायता की। बताने को मैं अगर आपको बताऊंगा मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन समय बहुत कम है। मैं समय को देख करके काफ़ी सारे स्पीकर जो है बोलने वाले हैं, तो मैं आपको क्या बताऊं। मेरी आपसे आज अर्ज है कि जितने भी लोग आए हैं, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, ये जो पुस्तक टी.आर. आजाद साहब ने दी है, इसको भी लेकर के जाना है। जो बाहर पंडाल लगा हुआ है, वहाँ से भी छोटी पुस्तकें खरीद करके ले जानी है, ताकि हमारे परिवार को पता चले कि हम है किस स्टेज में बैठे हुए हैं। बाकी मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जय भीम, जय भीम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू कॉर्पोरेटर साहब, काफ़ी अच्छे और हैवी वर्ड्स थे इनके, तो आपने ध्यान से सुने, बहुत अच्छा। आपका भी थैंक यू कि आपने थोड़ा मनोबल बनाए रखा। तो अभी मैं सीनियर एडवोकेट श्री पवन कुंडल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पे आएं और बाबा साहब के बारे में हमें कुछ संविधान के बारे में समझाएं।
थोड़ा बहुत अपने विचार रखें। सर प्लीज़ तालियों से इनका स्वागत किया जाए। पवन कुंडल सर। ओनारा परानू सदा सलाम करिए, तन मन धन जिना कौम ते बार दिता, गुण गाइए ओनारा हर वेले, जिना दलता का जन्म सुधार दिता। साथियों सुनिए आप, पवन कुंडल जी हमारे सीनियर एडवोकेट, इनसे सुनिए। आज की इस पंडाल में बैठे मेरे समाज के बुद्धिजीवी लोग, जितने यहाँ पे महान और बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, इन सबको मैं नमन करता हूँ, अपनी मातृशक्ति को नमन करता हूँ। और इनके बाद मुझे नहीं लगता जितने लोग बोल गए हैं, इनके बाद मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत थी, लेकिन आपने इज्जत दी है, मैं उसका सम्मान करते हुए मैं बस कुछ ही बातें कहूँगा। बाबा साहब ने अपने जीवन में 3 लोगों को अपना गुरु माना। पहले थे महात्मा बुद्ध, जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ पहला जंग लड़ा, शुरुआत जिन्होंने की। दूसरा, उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फूले को अपना गुरु माना, और तीसरा संत कबीर को उन्होंने अपना गुरु माना। इन 3 महापुरुषों को बाबा साहब ने अपना गुरु माना, और ये अपने लिटरेचर में लिख के गए। महात्मा ज्योतिराव फूले की आज जयंती है, जो 11 मार्च 1927 में पैदा हुए। जो संघर्ष महात्मा बुद्ध से शुरू हुआ, उसको आगे लेकर महात्मा ज्योतिराव फूले ने इस मिशन को चलाया। नीची जात से थे, एज पर जो सोशल स्टेटस था उस समय, पढ़ने नहीं दिया जाता था उस समय, लेकिन बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने इंग्लिश में पढ़ाई की। पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ को भी पढ़ाया और बहुत से स्कूल खोले। आज जो माताएं बहनें बड़े शान से यहाँ बैठी हैं, उस समय सती प्रथा जो थी उसका भी विरोध किया। अगर किसी बहन का घर वाले की डेथ हो जाती है तो उसको दोबारा शादी नहीं करने दी जाती थी, उसका सिर मनवाकर घर के अंदर रखा जाता था। तो इसका विरोध भी महात्मा ज्योतिराव फूले ने किया और विधवाओं की शादियां भी करवाई। उनके एक दोस्त थे जो ब्राह्मण थे, जिनके साथ मिलकर उन्होंने स्कूल भी खोले। उसकी बहन थी जिसका घरवाले की डेथ हो गई, और घरवाले की डेथ होने के बाद वो अपने मायके में आ गई और अंदर ही रहने लगी। लेकिन महात्मा ज्योतिराव फूले ने उसको बाहर निकाला। उसका बेचारी का अंदर ही बलात्कार हुआ। बलात्कार के बाद उसको एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे को बाद में महात्मा ज्योतिराव फूले ने
अपने पास लेके उस औरत को, जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो वहाँ जन्म हुआ उसी के घर में, और उसको अडॉप्ट किया उसी बेटे को, जिसको हम कहते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फुले का एक बेटा था। उनका अपनी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने बेटा अडॉप्ट किया था। मुझे टॉपिक दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ 2-3 बातें ही कहूँगा कि जो हमारे समाज में आज की दौर में जरूरी है। मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ पर आप वाइट कॉलर लोग देख रहे हैं, जितने भी आप अपने आसपास शेड्यूल कास्ट या ओबीसी के लोग देखते हैं, जिनके बड़े बड़े मकान हैं, गाड़ियां रखी हैं और अच्छे तरीके से वो और अपना रहन सहन गुजारा कर रहे हैं, ये सब पॉसिबल हो पाया है भारत के संविधान से, हमारे बाप के लिखे हुए संविधान से, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से। इस संविधान को बचाना, और जो लोग इस संविधान की तरफ बुरी नजर से देखते हैं, उन लोगों को सरकार से उखाड़ देना, ये हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। हमारे पास संविधान के आर्टिकल 16 में दी हुई रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन के तहत हमें मोटे तौर पर 4 किस्म की रिजर्वेशन मिलती है। पहली है रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। जो रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स है वो बाबा साहब ने कहा था सिर्फ 10 साल के लिए बनाई, 10 साल के बाद इसको खत्म कर देना। लेकिन उस रिजर्वेशन से क्या हो रहा है, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो रही है उसमें शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट ही उतारे जाते हैं, और सभी के सभी शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट होते हैं। अगर शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट उतार भी दिए जाएं, लेकिन समाज को समझदार होना चाहिए कि कौन आदमी समाज के साथ उठता बैठता है, कौन आदमी समाज की बात जो है करता है, कौन आदमी बहुजन समाज को ऊपर उठाने की बात करता है। बाकी सबको रिजेक्ट करके उसको वोट करें। लेकिन हम अपनी रिश्तेदारी निभाते हैं उस समय, हम अपनी जात निभाते हैं उस समय। जिस तरीके से हम अपनी जात और अपनी रिश्तेदारी निभा रहे हैं, इस तरीके से हमारा सारा का सारा बनाया हुआ खेल बिगड़ गया। अगर हम चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग प्रोग्रेस करें, तो हमें विजनरी बनना होगा, हमें सोच विचार करके चलना होगा। चाहे 20 लोग क्यों ना आ जाए, क्योंकि उससे क्या होता है कि शेड्यूल कास्ट का वोट डिवाइड हो जाता है, और डिसाइडिंग बोर्ड जो बन जाता है वो जनरल का वोट बन जाता है। और फिर वो देखते हैं कि अगर 10 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनमें से सबसे नालायक कौन है, सबसे नालायक कौन है, सबसे अनपढ़ कौन है, जो के गवर्नमेंट की चालों को नहीं समझ पाएगा, और उस अनपढ़ आदमी को जिताकर भेज देते हैं, और वो पूरा का पूरा सारा सिस्टम वेस्ट हो जाता है। अगर हम ऐसे बंदों को इलेक्ट करके भेज भी देंगे, तो उसका समाज को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए समाज को चाहिए कि वो सूझबूझ से काम ले। दूसरी रिजर्वेशन है रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स। रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट जो है उसको खत्म करने के लिए आप देखिए जरा किस तरीके की चालें चल रही हैं।
नीड बेस, डेली वेजर, एकेडमिक अरेंजमेंट, रहबरे तलीम, रहबरे सेहत, रहबरे इजराइल और रैलियों के तहत सिलेक्शन की जाती है। और एक नया कंसेप्ट आया है अब, लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री में बिना किसी कैटेगरी या बिना किसी मेरिट को देखे हुए जो गवर्नमेंट के अच्छे लोग हैं, जो गवर्नमेंट के एजेंट हैं, उनको डायरेक्ट गजेटेड पोस्ट पे अपॉइंट किया जा रहा है। आप देखिए सेंट्रल में आईएएस ऑफिसर बना दिए गए, और छोटे लेवल के नहीं, जो आईएएस ऑफिसर बेसिक अपॉइंटमेंट होती है उस लेवल पे नहीं, सीनियर लेवल पे उनको अपॉइंटमेंट दी गई डायरेक्ट। जो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे थे, जहां वो लोग जो मनुवाद को चलाना चाहते थे, ऐसे लोगों को। अब ये जो मैंने आपको बताया कि नीड बेस्ड, डेली वेजर और रहबरे तलीम, रहबरे सेहत, रहबरे ज़राअत, एकेडमिक अरेंजमेंट से जो सिलेक्शंस होती हैं, रैलियों के थ्रू जो सिलेक्शन होती है, इसमें रिजर्वेशन फॉलो नहीं की जाती, रिजर्वेशन फॉलो नहीं होती। और दूसरी मार हमें तब दी जाती है, पहले होता था कि जब आपका इंटरव्यू आता है तो इंटरव्यू में सबका एक साथ इंटरव्यू होता था। इससे ये पता नहीं चलता था कि जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो शेड्यूल कास्ट है या जनरल है। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, एक एसआरओ निकाला जिसका कंसेप्ट ये था कि शेड्यूल कास्ट का इंटरव्यू अलग से लिया जाए, क्योंकि जो पैरामीटर जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए है, सेम पैरामीटर शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं होने चाहिए, कुछ रिलैक्सेशन होनी चाहिए। उनको जो मार्क्स दिए जाने चाहिए, उनको थोड़े ज्यादा मार्क्स, लिबरली मार्क्स दिए जाने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट ये दिया गया, लेकिन इसको दिखाया गया, अंदर से क्या किया गया, ध्यान से सोचो इस बात को। शेड्यूल कास्ट सारे को अलग ग्रुप बना के अलग से इंटरव्यू किया गया, और यह इंश्योर किया गया कि जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, इंटरव्यू में उनको इतने ही मार्क्स देने हैं कि वो जनरल की शीट पे ना आए। सिर्फ जनरल पे वही बच्चे आए जिनको वो रोक ना सके, चाहे वो 0 नंबर भी दे दें, फिर भी वो बच्चे का मेरिट इतना है कि वो जनरल में आ जाए। वही बच्चे आज की डेट में इंटरव्यू में जो जनरल मेरिट में आ रहे हैं। हमारे बच्चे का अगर 70 मार्क्स हैं और इंटरव्यू में उसको मिनिमम मार्क्स उसको चाहिए 5, तो उसको 5 भी नहीं देने। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे के 60 मार्क्स हैं, उसको 30 में से 30 नंबर देके, वो जो नालायक बच्चा है जो 60 नंबर ले रहा है, उसका डी मेरिट बन गया। लेकिन हमारे बच्चे का मेरिट जो है डी मेरिट बन गया, जिससे हमारे बच्चों की सिलेक्शन नहीं हो पा रही है। ये साजिशें चली जा रही हैं आज आपके समाज के खिलाफ। और जो शेड्यूल कास्ट के नाम के जीते हुए हमने लोग बेचे हैं ऊपर, आज की डेट में 130 लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर। आपने सुना किसी ने आपकी आवाज उठाई? क्योंकि वो गुलाम हैं, वो ऐसी पार्टियों से गए हैं जिनका मकसद आपको आगे उठाना नहीं, आपको नीचे गिराना है। तीसरी रिजर्वेशन है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो जम्मू कश्मीर में आप सब जानते हैं कि 9 अक्टूबर 2015 को एक जजमेंट आई जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, जिन्होंने रिजर्वेशन इन प्रमोशन के प्रोविजन खत्म कर दिए।
और उनके जो केस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। इस दौरान क्या हुआ कि 5 अगस्त 2019 को एक 370 को तोड़ा गया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद ऑल अमेंडमेंट्स अप्लाई कर दिया जम्मू कश्मीर स्टेट को और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिजर्वेशन एक्ट के जितने भी प्रोविजन थे उसको दोबारा से अडॉप्ट कर लिया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि रिजर्वेशन एक्ट को फिर से हमने वापस ले लिया है और वो कंप्लीट तरीके से इंप्लीमेंट हो गया है। अलॉन्ग विद दोज प्रोविजंस जो हाई कोर्ट ने स्नैच कर लिए थे वो भी रिस्टोर हो गए। लीगल पोजीशन ये है। लेकिन यहां की सरकार ने 2021 में एक एसआरओ निकाला और इस एसआरओ ने कहा कि आप जनरल कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी वाले को प्रमोट नहीं करेंगे, उनके स्लॉट वेकेंट रखेंगे। स्लॉट वेकेंट रखने से आज की डेट में आपके एम्प्लॉइज की कमर तोड़ के रख दी है उन्होंने। कमर कैसे तोड़ दी कि जो आपके एम्प्लॉइज प्रमोट होने थे रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है सुनने का तो मैं यहाँ अपनी स्पीच बंद कर सकता हूँ। मुझे कोई ज्ञान बांटने का मुझे ड्यूटी दी गई है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। और जो बातें मैं समझा रहा हूँ ये वकील रोज कोर्टों में डिस्कस करते हैं, जिस वजह से मैं चाहता हूँ, मैं इसलिए आपको टेक्निकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी समझ आए। जब 4 लोगों में बैठ के आप बात करो तो आपको बात करना है, क्योंकि लोग हम कैडर बेस्ड लोग थे। माननीय काशीराम साहब ने हमें कैडर से तैयार किया था, लेकिन आज हमारे समाज में कैडर खत्म हो गया। अब हमारे दुश्मन कैडर बेस्ड हैं, उनका छोटे से छोटा 5 साल का बच्चा भी जानता है कि रिजर्वेशन को खत्म करना है, और हमारे 100 साल का भी जो बुजुर्ग है उसको इतना भी नहीं पता कि हमें ये जो राइट मिले हैं ये किसने दिए हैं। और हम जय भीम कहने से हमारे एम्प्लॉइज देख लीजिए, मेरे साथ रोज होता है, जब किसी एम्प्लॉइज को फोन करते हैं तो उसको बोलते हैं जय भीम, जिसकी खा रहे हैं उसकी जय, जिसकी वजह से नौकरी है उसकी जय, जिसकी वजह से ये व्हाइट कॉलर आपने जो कुर्सी मिली है आपको, जो नौकरी मकान मिला है आपको, उसकी जय। तो वो कहता है मैं ऑफिस में हूं, मैं बाद में बात करूंगा। जब वो कहता है नमस्कार, तो मुझे लगता है कि बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। मेरा ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, 15-20 मिनट और लग जाएंगे, लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर कभी आपसे बात होगी। जय शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जो 9 अक्टूबर 2015 को एक जजमेंट आई थी जिसका मैंने पीछे जिक्र किया, वो जजमेंट ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन इसलिए खत्म कर दी कि जब इंदिरा सानी जजमेंट आई उसने आर्टिकल 16(4) में जो प्रोविजन था उसको गलत इंटरप्रेट करके ये कहा कि इसमें सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात की है, इसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात नहीं है। हालांकि वो इंटरप्रिटेशन गलत थी। उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, उसने ये कहा था कि आर्टिकल 16(4) में रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात भी है और रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट की बात भी है, दोनों बातें। उस जजमेंट को इन्होंने खत्म करके इंदिरा सानी जजमेंट से रिजर्वेशन इन प्रमोशन का खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद 77th अमेंडमेंट आई।
77th अमेंडमेंट में आर्टिकल 16(4)A ऐड किया गया आर्टिकल 16 में, और उसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है दोबारा से बहाल हो गई। देखो, जब आप एक्टिविटी ऐसे करेंगे तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ होगा। मैं चाहता हूं कि मुझे लोग ध्यान से सुने। अगर सुनना है तो साइलेंटली सुनना, नहीं तो मेरा सुनाया हुआ हवा में जाएगा, वो मुझे बिना फीस लिए मैं बोल रहा हूँ, वकील हूँ, बिना फीस लिए हम बताते नहीं हैं। तो आर्टिकल 16(4)A ऐड हुआ, जिसने रिजर्वेशन इन प्रमोशन को दोबारा से लागू कर दिया। उसके बाद कैचअप रूल लेके आ गए। उसके बाद बीच में जो हमें सीनियरिटी नहीं दी जाती थी, दोबारा से 82nd अमेंडमेंट और 85th अमेंडमेंट हुई, जिन्होंने हमें सीनियरिटी भी दी, वो जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी दी उसमें, जिससे हमारे एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिला। लेकिन 77th अमेंडमेंट, 82nd अमेंडमेंट और 85th अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में 370 की वजह से अप्लाई नहीं हुई थी। इसलिए हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर 2015 की जजमेंट में कहा कि वो प्रोविजन यहां अप्लाई नहीं करते, इसलिए ये प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैक नहीं है, इसलिए ये प्रोविजन जो है बेमायने है, उनको खत्म किया जाता है। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद ऑल अमेंडमेंट्स जम्मू कश्मीर में लागू हो गया, तो वो 77th, 82nd, 85th अमेंडमेंट भी वापस जम्मू कश्मीर में लागू हो गई, और वो जो जजमेंट का बेस था वो खत्म हो गया। वो जो जजमेंट का बेस था वो खत्म हो गया। इसका मतलब रिजर्वेशन प्रोविजन जो है, रिजर्वेशन प्रोविजन के जो प्रोविजन है, दोबारा से जिंदा हो गए। लेकिन इस सरकार ने चाल चली नोटिफिकेशन निकाल के। एक क्लियर लॉ है, जो रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट है और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स हैं, वो स्टैट्यूटरी नेचर है। उनका जो मायना होता है वो ऊपर होता है, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन बैक है। और एक नोटिफिकेशन निकाल के ये कह दिया गया कि आप रिजर्व कैटेगरी के स्लॉट वेकेंट रखिए। उससे 2 नुकसान हो गए। पहला, हमारे एम्प्लॉइज प्रमोट नहीं हो रहे, उनके स्लॉट वेकेंट हो गए। दूसरा नुकसान ये हुआ कि जब एम्प्लॉय एक प्रमोट हो गया, अगली पोस्ट पे जाएगा, तो उससे जो नेक्स्ट पोस्ट है उस पे बढ़ने के लिए जो उसको मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, उससे हायर पोस्ट पे जाने के लिए, वो नहीं हो रहा है। इसलिए उसको डबल नुकसान हो रहा है। जो मिनिमम एक एक्सपीरियंस चाहिए एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे जाने के लिए, जंप करने के लिए, प्रमोशन के लिए, वो जब वो प्रमोट ही नहीं होगा तो आगे एक्सपीरियंस कैसे गेन होगा। अब उस प्रोविजन में ये है कि स्लॉट वेकेंट रखिए, लेकिन मेरे पास रोज लोग आते हैं जहां पर वो स्लॉट भी वेकेंट नहीं रखे जा रहे, वो रिजर्व कैटेगरी के स्लॉट जनरल मेरिट से फिल कर दिए गए। ये सरकार आज आपके जम्मू कश्मीर में चल रही है, जो ब्यूरोक्रेसी की सरकार है, जिसको पीछे कौन सी सरकार बैठी है ये आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो थी, आज वो हमारे लिए एक अभिशाप बन चुकी है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन से हमारे एम्प्लॉइज को नुकसान हो रहा है। जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए फाइट करने के लिए, बहुत अच्छा उन्होंने किया, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, लेकिन पूरे तरीके से उन्होंने भी इसको सीरियसली लेके कंटेस्ट जिस तरीके से करना चाहिए था नहीं किया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा समाज जो है उसको नुकसान हो रहा है। कमर तोड़ के रख दिया आपके समाज की। अब आगे सुनिए, ये हो गई आपकी ये जो रिजर्वेशन 3, चौथी रिजर्वेशन है, जो रिजर्वेशन हमें मिलती है
किसमें, एडमिशन्स में। जब हम स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो आप देखिए वहाँ पर लिस्टें बनती हैं जिसमें कोटा फिक्स होता है। ठीक है, शॉर्ट में बताऊंगा अभी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। SRO 40 निकाला गया 2018 में, पढ़ लीजिए और नेट पे होगा। SRO 49 2018 में निकालकर हमारे समाज का फिर से कर्म तोड़िए। कैसे? और बड़ी मजे की बात है, जब ये SRO निकाला गया, जो वहां पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है SRO निकालने की, वो शेड्यूल कास्ट था और बीजेपी से था। मुझे कोई ग्रेज नहीं इस बात को कहने में। वो हेल्थ मिनिस्टर जो था वो शेड्यूल कास्ट था, जिसके पास दोनों पोर्टफोलियो थे, सोशल वेलफेयर का भी और हेल्थ मिनिस्ट्री का। उसने SRO निकाला। जैसे डॉक्टर बनते हैं हमारे बच्चे मेरिट आने की वजह से, जैसे 5-7 स्ट्रीम होते हैं जिनमें डॉक्टर बनाए जाते हैं। हमारे बच्चे जो मेरिट लेके जर्नल में जाते हैं, और दूसरा कुछ बच्चे अपनी कैटेगरी में आते हैं। क्या किया गया कि जैसे एक MBBS होती है, MBBS के साथ आगे वेटनरी वाली भी होती है, डेंटल की भी होती है, फिर उसके नीचे डिप्लोमे होते हैं। समझा आ रही बात? हमारा बच्चा जो है वो जब काउंसलिंग में जाता है, रिजल्ट में आता है कि हाँ भी मेरिट में आपको सीट एक मिल जाएगी, आप काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज दिया जाए? जम्मू कॉलेज में है 15 सीटें, लेकिन एक रिजर्व है शेड्यूल कास्ट बच्चे के लिए। जो मेरिट वाला बच्चा है उसको जनरल मेरिट में उसका कॉलेज आता है श्रीनगर। वो क्या करता है, जनरल मेरिट से अपनी सीट छोड़ देता है, वो रिजर्व कैटेगरी वाली सीट पे कहता है कि मुझे जम्मू में चाहिए, मुझे रिजर्वेशन कोटे में दो कि मेरे नंबर ज्यादा है उससे। पहले रूल था कि वो जो सीट विकेट करेगा वो सीट जाएगी दूसरे SC कैटेगरी कैंडिडेट वाले को जो रिजर्वेशन की लिस्ट में होगा। लेकिन इन्होंने SR 49 निकाल के कहा कि जो सीट वो विकेट कर रहा है वो जनरल मेरिट को जाएगी, वो जनरल की सीट है वो जनरल मेरिट को जाएगी। और जो हमारा, उसे क्या होगा कि जनरल का एक कैंडिडेट ऊपर चढ़ जाएगा और कैटेगरी में जो हमारा दूसरा बच्चा है वो नीचे आ जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। जिससे हमारे जो डॉक्टर हैं, अगर एक साल में 20 MBBS डॉक्टर बनने हैं, इसकी बदौलत हमारे वो 15 ही बन पा रहे हैं। अगर एक साल में हमारे 10 बच्चे MD करने जाते हैं और अच्छे स्ट्रीम में भी उनको MD मिलती है, लेकिन वो इसकी वजह से हमारे बच्चे 8 ही आ पा रहे हैं। 2-3 सीटें जो है वो SRO 49 की वजह से हमसे छीन ली जाती हैं। इसी तरह जब KS के रिजल्ट निकलते हैं, रूल 17 को अप्लाई करके उनको जो स्ट्रीम बांटे जाते हैं उसी तरह उनको मार दी जाती है। इसी तरह जो इंजीनियरिंग सेक्टर में, जो मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाया कि ताकि आपकी समझ आए बात, तो ये इस तरीके की साजिशें हैं आपकी रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए और आपका बेड़ा गर्क करने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। तो जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अगर किसी को इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या मेरे से कोई सवाल पूछना हो या कुछ करना हो, मुझे व्हाट्सएप पे कभी भी मैसेज कर सकता है और मैं उसको व्हाट्सएप पे जवाब दे दूँगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।
थैंक यू सर, बड़ी इम्पोर्टेंट बातें थी, बहुत ज़्यादा लंबी भी थी। अभी सर के पास और भी बड़ी बातें थी लेकिन टाइम थोड़ा कम है इसलिए, तो थैंक यू सो मच सर। अभी मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री बिहारी लाल सर से रिक्वेस्ट करूँगी, जो मेरे पापा के भी सर हैं, तो वो 5 मिनट के लिए सर टाइम को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, 5 मिनट सिर्फ अपनी बात को रखें आज के इस उपलक्ष्य पर। तालियों से इनका स्वागत किया जाए। स्टेज को संचालित कर रही मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह मौका दिया है अपनी बात रखने का। तो आज की इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की याद में ये प्रोग्राम जो किया जा रहा है, इनके जो ऑर्गेनाइज़र हैं श्री सोमनाथ जी और बाकी बहुत सारे बीडी थापा साहब हैं, आज़ाद साहब हैं, तो जहाँ सारे जो लोग इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, तो नाम तो नहीं लूँगा मैं सबका एक एक करके, पर सबको मेरा जय भीम। भाइयों को, बहनों को, बच्चों को और माननीय सदस्य हमारे जहाँ पाठी साहब हैं बनालिया जी, उनको भी मेरा जय भीम। थैंक यू वेरी मच। कुंडल साहब ने अभी बहुत विस्तार से बातें की हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि किस तरीके से हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, पीछे रखा जाता है, हर वो हरबा जिससे हमारे समाज को नीचे दिखा सके वो किया जाता है। साथियों, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं थोड़ा सा ही खत्म कर दूँगा। बाबा साहब ने एक बार कहा था, क्या कहा था बोला कि ये जो कारवां मैं जहाँ तक लाया हूँ, ये जो कारवां मैं देख रहा हूँ, ये कारवां है हमारा, जहाँ इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वेल एम्प्लॉयड हैं, ये लोग जो है ये हमारी क्रीम है, यही वो कारवां है। हमारी महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, ये वही कारवां की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो कारवां मैं जहाँ तक लाया हूँ, इसके लिए मुझे बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी, मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, मैंने बच्चों की कुर्बानियाँ भी दी। तो हे मेरे कमांडर, हे मेरे सिपा सलारों, मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो कारवां है ये आगे बढ़ता रहना चाहिए, ये कारवां रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ता ही रहना चाहिए, इसको और आगे ले जाओ। पर अगर मेरे सिपा सलार इस काबिल नहीं हुए किसी वजह से, तो ये कारवां जो है इसको यहीं पर छोड़ देना, इसको किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाने देना। ये उनकी सोच देखो ना, लेकिन जरा अपने दिल से पूछो, क्या हमने इस पर अमल किया है? क्या हमने इस कारवां को आगे लिया है? कहाँ जा रहा है? ये कारवां पीछे जा रहा है। और साथियों, अब भी मौका है, अगर हम समझ जाएं तो हो सकता है कारवां जहाँ रुक जाए, लेकिन लगता नहीं है जैसे हालात हैं। उन्होंने मूल मंत्र भी दिया है, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया, उन्होंने एक मूल मंत्र दिया आपको। क्या मूल मंत्र दिया? 3 बातें कही, पढ़ो, जुड़ो, संघर्ष करो। अंग्रेजी में उसको कहते हैं एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। 3 बातें कही है उन्होंने, ये तीनों पर अमल करो तो ये खुद अपने आप ही हो जाएगा। हमने पढ़ तो लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, हमने नौकरी भी कर ली, पैसे भी कमा लिए, बच्चों को भी खूब ऐश कराई है, उनको हमने हवा नहीं लगने दी। हमने तो बहुत मेहनत की थी, सारे काम करते थे, पूरा दौड़कर 10 किलोमीटर स्कूल जाते थे, बच्चे के घर पे बस आती है, उसको हमने हवा भी नहीं लगने दी कि डॉक्टर अम्बेडकर है कौन, या उसने क्या संघर्ष किया है, हमने क्या संघर्ष किया है। तो बात करते हैं हम कि हम बाबा साहब का कारवां आगे ले जाएंगे। साथियों, सोचना पड़ेगा, ये मत सोचो कि अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं होने वाला, जागना पड़ेगा। अगर सो गए तो अपने आप को जो आने वाली नस्लें हैं ना, वो भी सो जाएंगी। मैं आपको ये बता दूं, ये अलार्मिंग है, और आज जो कुछ हो रहा है वो इसका सबूत है।
और दूसरा उन्होंने क्या कहा था, ऑर्गेनाइज करो, संगठन बनाओ, इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि जब दुश्मन मजबूत हो, बहुत ताकतवर हो, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, इकट्ठे होकर फाइट करो, तभी तुम इसको हरा सकते हो। लेकिन हमने क्या किया, एक तरफ मैंने का ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दूसरी तरफ इन्होंने बनाई, तीसरी उसने, चौथी उसने, उसे सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन है। मैं भी इसका वो आपका सुधार करूंगा, वो भी कहेगा, तो करना किसी ने है। हम सारे के सारे बट गए और बिखर गए बिल्कुल, और जो हमारा कारवा था वो फिर वहीं का वहीं रह गया, वहीं भी नहीं रहा, पीछे चला गया। तो उन्होंने कहा कि अगर संघर्ष करना है आपको, इकट्ठे होना पड़ेगा। 3 बातें, एजुकेशन तो मस्ट है ना, एजुकेशन के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं अगर जहाँ 4 लफ्ज़ बोल रहा हूँ तो ये भी एजुकेशन है, अगर मैं एजुकेट ना होता शायद मैं ना ही बोलता। तो इसलिए एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन से मैं अच्छे बुरे का, दुश्मन दोस्त का, और सबसे बड़ी बात क्या है, तर्क करना। किसी ने कह दिया भाई रावण के 10 सिर थे, तो अगर हम मान लेते हुए 10 होंगे सिर, तो वो तो पढ़ाई नहीं है, उस पर तर्क करो यार, 10 सिर थे उसके, क्या कोई गुलाई में थे या सीधे सीधे थे, जब वो काम कैसे करता था, 10 सिर थे, तो तर्क दे करो कम से कम उस बात पर, भाई ये कैसे हो सकता है, 10 सिर हो ही नहीं सकते। 8 बाजू थे उसके, अगर यार 8 बाजू थे तो वो उसको पता कैसे चलता है कौन सा बाजू क्या कर रहा है। तो ये जो है तर्क करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को भी सिखाओ, खुद भी तर्क करो, तभी समाज आगे बढ़ेगा। एजुकेशन संगठित होना और संघर्ष करना। साथियों, इस बात को समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी हम जाकर अपने आप को और अपने समाज को, आने वाली नस्लों को हम एक अच्छा रास्ता दे पाएंगे, उनका भविष्य सुधार पाएंगे, वरना कारवां पीछे ही जाएगा। ये याद रख लेना। आज का जो देखो, कुछ लोग कहते हैं यार जहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करनी, मैं आपको एक बात और बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी 2 फिलासफियाँ थी। वो कहते थे नहीं भाई, पहले थोड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, उसके बाद फिर पॉलिटिकल होगी बाद में। लेकिन उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा सत्ता जो है ना, सत्ता पावर जो है, उन्होंने कहा वही सबसे बड़ी चीज़ है। वो जो सत्ता की जो चाबी है ना, जब तक आपके हाथ में वो नहीं आएगी, तो वो जो आपके दरवाजे बंद है ना हुए, वो दरवाजा कौन सा बंद है, गरीबी का, अनपढ़ता का, इनइक्वालिटी का, मतलब ये सब दरवाजे बंद हैं आपके, वो नहीं खुलते। तो उनको अगर खोलना है तो चाबी की तरफ हाथ बढ़ाओ। माननीय कांशीराम साहब ने यही कहा था, गुरु किल्ली, सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है वो गुरु किल्ली, उसको पकड़ो। और उन्होंने कोशिश भी की, उन्होंने हाथ बढ़ाकर पकड़ा भी इसको, और 4 बार यूपी में हुकूमत भी बनाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ साथियों, ये हमारी, मैं कहना नहीं चाहता हूँ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम उस विरासत को संभाल ही नहीं पाए। और आज मौका है संभालना पड़ेगा, संभालना नहीं, संभालना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। और नहीं संभालेंगे तो फिर वही होगा, कारवां पीछे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर एक अनाउंसमेंट है, डीसी को निकलिएगा, एडीसी मैं करना एक मिनट करना, मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी ही हो रही है। सॉरी मैं दोबारा आई है थोड़े बिच। तुसें दिखा कि 9 तरीक जम्मू के विच एक भव्य रैली निकली, जुसी के तुहें सारे बड़ी चढ़ी हिस्सा लिया और बड़े शान करने शहर निकली। उस रैली के बाद 13 तरीक बच्चों का ड्राइंग और पेंटिंग कंपीटिशन बाबा साहब अंबेडकर चौक के विच रखे गए है, जिहड़ा कि 13 तरीक 11 बजे अं शुरू करना। जेड़े भी बच्चे 18 साल तो छोटे, वो बच्चे ड्राइंग और पेंटिंग कंपीटिशन दे विच
आनिए हिस्सा ले सकते। थीम ये है कि बाबा साहब की लाइफ पर कोई भी फोटो ले लो, पोर्ट्रेट ले लो, जिन्हें बाबा साहब ने संविधान सौंपया, जब बाबा साहब ने तलाह की लड़ाई लड़ी, मंदिर जाने की लड़ाई लड़ी, किसी भी पोर्ट्रेट की लिए उसी तो प्रैक्टिस कर लो इन्नी देर तक, वो तुसे उत्थे भी ये बनाना। और 14 तरीक उत्थे एक मेला ऑर्गेनाइज करा दे हैं जरा कि बड़े अच्छे तरीके कने होंदा है और उहदे विच बहुत अच्छे तरीके कने मनाया जाता। और सारे मिशनरी सिंगर जगह जगह तो आनी है, उहदे विच बाबा साहब दे जां बहुजन जिहड़े लीडर्स बहुजन जिहड़े सारे महानायक ने उहदे बारे च गाना बजाने करने बाबा साहब की गल्लें की आख रखा जाता है। आखिर च गुरु रविदास ने एक गल आखी जो प्रिंसिपल डिगरा उन्हें आखी, लेकिन उन्हें बड़ी दबी आखी, लेकिन साढ़े रैबरे भी ये गल आखी थी। गुरु रविदास ने आख्या सुखी बसन के दो ही थाओ, दो था ना जो थे सुखी रह सकने। पहला एक सोराज माही, दूसरा मरगट गांव। मरगट गांव आते शमशान घाट की, और उत्थे तो बंदा मरीए जाता है। तो अगर सुखी बसना है तो स्वराज माही, स्वराज मीन अपना राज, अपना राज ले आओ। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर। मैं सोमनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए मंच पर और जो आज का सत्संग है उसके बारे में अनाउंसमेंट करें। जय भीम, जय भारत। आज के जो इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे वो गुरु गुरदीप गिरी जी महाराज थे, पर किसी कारण से वो जहां हमारे इस हॉल में नहीं पहुंच पाए, तो उनकी जगह पर बरनाल साहब आए हैं। तो नेचुरली यही आज के दिन हमारे चीफ गेस्ट होंगे। साथियों, पिछले जो 1 महीने से इस प्रोग्राम के लिए एक्टिविटी जो हो रही थी, मैं और मेरे साथी, जिसमें हमें ये जो हमारे पास आसपास के गांव हैं वहां पर हम गए इनविटेशन के बहाने, तो कई लोगों ने हमारी जो है मदद भी की, कंट्रीब्यूशन दी। उनके मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बड़ा टाइम लग जाएगा। उन सब का मैं दर्जा बाई दर्जा जो है वो दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे इधर करलोक के विश्वदास पापा नाम के, उन्होंने हमें इस प्रोग्राम के लिए चावल जो है वो दिए, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी हम बचियार गए, जसवा गए, करलोक गए, चट्ठा गए और आसपास हमारे गांव में सुजातपुर, इधर रखना, कोणी, मेहरा मंडली, चक जागर, सभी लोगों ने अपने अपने श्रद्धा अनुसार हमारी इस प्रोग्राम के लिए मदद की। कॉर्पोरेटर साहब ने बहुत ज़्यादा मदद की, उनके मदद से हम रैली में भी कामयाब हुए। तो सभी का सहयोग जो है वो इस प्रोग्राम में रहा। इस प्रोग्राम को मैंने अपने ढंग से प्लानिंग के मुताबिक स्टार्ट किया था, लेकिन वो उसमें मैं कामयाब नहीं हो सका। जो मुझे लग रहा है, आपके लिए तो शायद ये जो है वो ठीक हो रहा है, लेकिन इस तरह का प्रोग्राम नहीं था। मैंने सबसे पहले बुद्ध के ऊपर जो बातें रखी थी वो थे तुलसीलाल बुद्ध, जो बुद्ध सभा के बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया जीएंड के ब्रांच के प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो अभी आ रहे हैं। तो अब देखो कितनी बड़ी बात है। फिर
दूसरा, मैंने और भी जाने पहचाने लोगों के जिनको मैंने बोला था, ये नहीं है कि ऐसे ही बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े औहदेदार, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, ताकि हम उनसे सुने, लेकिन वो पहुंचे नहीं। शाम और दर्शन का मैंने अपनी इंटरनेशनल बैंक जी का भी टॉपिक रखा था, अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इंसल्ट हो जाएगी, तो कोई नहीं वो पहुंचा, क्योंकि हमने उन्हें सुनना था। उनकी बातें जो थी वो बड़ी प्रभावशाली थी, वो बड़े बड़े मंचों में बोलते थे, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि ये प्रोग्राम एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कर रहा था, पूरी प्रॉपर मैनेजमेंट के मुताबिक। और मैंने ये भी कहा था कि हर एक बोलने वाला देखकर बोले, ताकि अपने टॉपिक के अलग ना हो, पूरे टॉपिक के मुताबिक बोले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये सारा कोऑपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ होता है। अब पाठी जी भी आ गए हैं, तो इनसे भी मेरी गुजारिश यही है कि आज हमारा जो प्रोग्राम है वो महात्मा फूले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के ऊपर है, तो वो इन्हीं पर अपने प्रवचन जो है वो रखेंगे। बाकी मैं सिर्फ 5-7 मिनट में ही ये जो मैंने बोलना है वो मैं बताऊंगा कि महात्मा फूले व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के समारोह को सफल बनाने के लिए आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए दिल की गहराइयों से आप सबका इस अम्बेडकर हॉल में स्वागत करता हूं। महात्मा ज्योतिराव फूले जी एक महान समाज सुधारक और क्रांतिकारी रहे हैं। उन्होंने सभी वर्गों को शिक्षा हासिल करने का बीड़ा उठाया। महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने अपने साथियों व अपनी पत्नी से मिलकर कई शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की और लड़कियों के लिए पहले पैर स्कूल खोलने का श्रेय उन्हीं को जाता है। महात्मा ज्योतिराव फूले व उनकी पत्नी को इकट्ठे देखकर जो उन्होंने काम किया है शिक्षा के ऊपर या जो भी महिलाओं के ऊपर, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि वह दोनों कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा संस्थाओं को उन्होंने खोला और हमें भी एक दूसरे के सपने को अपना सपना बनाना चाहिए और मिलकर पूरा काम करना चाहिए। उन्होंने संगठित और अग्रिम शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें सलाह दी। दूसरी तरफ भारत रत्न भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका बचपन कठिनाइयों में ही रहा है, उन्होंने जात पात, छुआछूत और कई चीजों को नकारा, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई से अपना रुख जो है वो चेंज नहीं किया। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़े चरित्रवान थे, यानी कि उनका अपना एक कैरेक्टर था। वह बड़े ही शीलवान थे, बड़े ही शांत स्वभाव के और बड़े ही स्वाभिमानी थे, यानी कि बड़े ही वो ब्रिलियंट थे। उनके मुकाबले में ना कोई उस समय था और ना कोई अब इस समय है। 1947 से लेकर 1927 से लेकर यानी कि 14 तालाब का पानी पीने से लेकर 1957 तक, उनकी 6 दिसंबर 1957 में जो है वो देहांत हो गया था। तो शायद कोई ही ऐसा दिन होगा जिस दिन उन्होंने कोई ना कोई संघर्ष नहीं किया होगा। उन्होंने बेजवान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जगाने के लिए मूक नायक एक पत्रिका थी, एक मैगजीन थी, बहिष्कृत भारत भी एक पत्रिका थी, समता, जनता, प्रभु भारत जैसी पत्रिकाएं निकालकर लोगों को जगाने का काम किया। 1947 में जब अंग्रेजों से भारत आजाद हुआ तब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला। हमारा ये जो भारत था इसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे, अलग अलग जातियों के लोग रहते थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे,
तो इतने बड़े देश का संविधान लिखना कोई आसान काम नहीं था। तो उस समय जो जहाँ के बड़े ओहदेदार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो महात्मा गांधी, इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से अनुग्रह किया कि आप संविधान की जो है वो रचना करोगे तो आपके साथ एक कमेटी बनाई जाएगी। तो उस कमेटी में 7 मेंबर, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उस संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि हर जगह बाबा साहब को कहीं ना कहीं किसी न किसी ढंग से तंग करने वाली बात की जाती थी। तो 2 लोग तो अनफॉर्चुनेटली ही उसमें मर गए, 2 लोग विदेश यात्रा में चले गए और 2 लोग जो थे वो देश के कार्य में जुट गए। तो बाबा साहब अकेले ही रह गए। जो काम भारत के संविधान को लिखने का 1 साल का था, उसे 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लग गया, क्योंकि ये संविधान का जो बोझ था वो अकेले ही उनके सिर पर पड़ गया। तो साथियों कि संविधान जो है वो बाबा साहब ने बहुत सारे मुल्कों के संविधान को पढ़ा, जिसमें यूएसएसआर का संविधान पढ़ा, यूएसए का पढ़ा, दक्षिण अफ्रीका का, आयरलैंड का, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस सारे संविधानों को उन्होंने पढ़ा और उसमें बहुत सारा जो सही मटीरियल था वो अपने इस संविधान में उन्होंने दर्ज किया। इसके अलावा संविधान में कुछ मुख्य विशेषता इस तरह की रही कि इसमें लोगों के मौलिक अधिकारों का और कर्तव्यों का वर्णन भी किया गया। इसमें सरकार की भूमिका का वर्णन भी किया गया कि प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या गवर्नरों की शक्तियों का वर्णन किया गया कि किस तरह से मुल्क को चलाना है। बाबा साहब ने जब संविधान को लिख रहे थे तो उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा। वो जानते थे कि संविधान का निर्माण जो है भारतीय जनता द्वारा किया गया है। इसके निर्माता जो है वो जनता के प्रतिनिधि हैं और इन प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया है कि पूरे मुल्क की पावर जनता के हाथ में होगी। तो वो कैसे? जनता को संविधानिक राइट दिया गया था कि जनता जो है वो वोट डालेगी, जनता के पास वोट डालने का हक है। तो वोट से नेता बनेगा, नेता से बहुत सारे नेता जो जब बहुत सारे नेता होंगे तो सरकार बनेगी और उस सरकार को संविधान के अधीन काम करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो थी वो प्रक्रिया बाबा साहब ने संविधान में बनाई। बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल का प्रावधान रखा, जिसमें महिलाओं के विवाह, तलाक, संपत्ति इत्यादि तमाम मुद्दों पर अधिकार देने की बात कही गई थी, जिसका नाम था हिंदू कोड बिल। जितनी भी मेरी माता बहनें बैठी हुई हैं, ये बात बड़ी ही जरूरी है उनके लिए, ध्यान से सुनना। तो उनका मानना था जब उन्होंने उनके विवाह, कहीं किसी का तलाक हो जाता है या किसी की संपत्ति जो कुछ नहीं मिलता, तो ये प्रावधान रखे थे। तो उनका ये मानना था कि अगर हमारे भारत की महिलाएं वो शिक्षित होंगी, सशक्त होंगी, तो भारत की जो दशा है वो और ज्यादा बेहतर हो सकती है। क्योंकि जो भारत की महिलाएं हैं वो हर कार्य को बड़ी संजीदगी के साथ करती हैं। तो हुआ क्या कि हिंदू कोड बिल में बड़े सारे बेनिफिट जो थे वो महिलाओं के लिए थे, लेकिन वो हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ। तो जब पास नहीं हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस बात की बड़ी ठेस लगी। वो कहने लगे कि अब मैं लॉ मिनिस्टर हूँ, कानून का मंत्री हूँ, तो मेरे सामने ये बिल पारित नहीं हो रहा, तो बाद में हमारी महिलाओं का क्या होगा। तो उन्होंने अपने उस लॉ मिनिस्टर से इस्तीफा दे दिया। तो फिर काफी अरसे के बाद वो बिल जो है वो पारित हुआ, पास हुआ, थोड़ा थोड़ा करके पास हुआ। तो जिसका रिजल्ट क्या निकला कि जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी भारत की बेटियां हैं, वो टीचर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर तक पहुंची। पंच, सरपंच, मिनिस्टर, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री तक पहुंची।
तो ये सब बाबा साहब का दिया हुआ तोहफा है जो हमारी भारत की बेटियों को मिला हुआ है। लेकिन भारत की बेटियां क्या कर रही हैं ये उनको पता है। मुझे नहीं लगता कि कभी बाबा साहब को उन्होंने दिल से शुक्रिया भी अदा किया होगा या ना किया होगा। पर ये बात सच है कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, महिलाएं इसके लिए माने या ना माने। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि मेरे समाज के युवा लोगों, मेरा यही संदेशा है कि वह शिक्षा और बुद्धि से किसी से भी कम ना रहे, शिक्षा और बुद्धि से किसी से भी कम ना रहे, ऐशो आराम में ना पड़े, समाज का नेतृत्व करें, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी संभालें तथा समाज को जागृत और संगठित करने का कार्य करें। जैसे मेरे साथ बिहारी लाल प्रिंसिपल ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये बाबा साहब का एक नारा था जो हमारी युवा पीढ़ी के लिए बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि अगर युवा जो है इस चीज को नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं बनेंगे, तो फिर आगे जो है उनकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो शिक्षित बनना, संघर्ष करना, संगठित रहना, समाज को जगाने के लिए कार्य करना, ये बहुत ही बड़ा कार्य है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और जितने भी मेरे दूर दूर से साथी आए हुए हैं, मेरे ऑफिसर आए हुए हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम हम हर साल जो है वो मनाते हैं, इसी जगह पर मनाते हैं। लेकिन फोन करने के बावजूद भी, टाइम बताने के बावजूद भी, कार्ड पर भी मेंशन किया है, उसके बताने के बावजूद भी टाइम की कदर नहीं की जाती, क्योंकि हर एक कार्य जो है वो टाइम के अनुसार हो तो वो ठीक रहता है। अब मेरे चीफ एजुकेशन रिटायर भी आए हुए हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्री तरसेम लाल निवासी, तो वो आए सर, दो बातें अगर कहनी है तो सर आप आ सकते हो। तो बाकी अब हमारे ये जो आज के चीफ गेस्ट बनालिया साहब, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आज हमारा ये जो महात्मा फूले जी का जन्मदिन और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन हम मना रहे हैं। तो यही हमारा प्रोग्राम है। इन पर अपने प्रवचनों से हमारे जितने भी आए हुए दूर दूर से साथी हैं उनको निहाल करिए। जय भीम, जय भारत, जय भारत का संविधान।